करगिल में तोलोलिंग की चोटी से दुश्मनों को खदेड़ने के बाद लहराया गया तिरंगा आज भी बड़ी शान से 2 दशक बाद सिर उठाए खड़ा है। जय हिंद की सेना। एक पल के लिए भी हमारे अमर बलिदानियों को भूलना संभव नहीं है। युद्ध भूमि में देश के लिए उनका जो रक्त बहा है वो आज के हिंदुस्तान के कण कण में महकता है। वो शूरवीर, वो परमवीर हमारे हृदय में, हमारे मान सम्मान में, हमारे अभिमान में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हम आपको आज शौर्य की वो कहानियां सुनाएंगे जिन्हें याद रखना हर सच्चे भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि उन वीरों ने अपने प्राण, अपनी सांसें, अपने रक्त, अपना जीवन, अपनी जवानी हमारे भविष्य के नाम कर दी थी। एक बार फिर उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज करगिल दिवस है। आज हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। आज के दिन हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और आज ही वो दिन था जब भारत ने शान से तिरंगा करगिल की उन चोटियों पर लहराया था जहां पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। उस धोखे का जवाब तब हमारे जिन जवानों ने दिया। पाकिस्तान उस फरेब को जब हमारे जवानों ने अपनी हिम्मत से तोड़ दिया, वो दिन आज ही का दिन था। और यही तारीख अब इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अजय है, अमर है। 26 जुलाई 1999। सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। ये कहानी है पाकिस्तान की हार की। लद्दाख के कारगिल में जो शिकस्त हमारे जवानों ने पाकिस्तान को दी थी, आज से ठीक 21 साल पहले हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। भारत ने 21 साल पहले पाकिस्तान पर विश्वास किया था, जिसके बदले धोखेबाज पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था। लेकिन हम धोखे का बदला लेना जानते हैं। हमारे जवानों का शौर्य हर बुज़दिल साजिश को उखाड़ फेंकता है। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके उन्हें अपना माना था, लेकिन भारतीय जवानों के जोश की तपन को वो झेल नहीं पाया। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल में युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से लेकर जुलाई तक चला। पाकिस्तानी सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की, और जिसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए। वहीं इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि सिर्फ 357 सैनिक ही मारे गए। कारगिल युद्ध भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इस युद्ध में भारतीय सेना जिस साहस
और जाबाजी के साथ खड़ी थी, उन्होंने एक मिसाइल कायम की। सुबह 4:30 बजे हम लोग करगिल लड़ाई संजीव में पहुंच गए थे, जिससे 4:30 बजे पहुंचने के बाद और 9 बजे हमारा कार्रवाई शुरू हुई थी। और खासकर ये 26 जुलाई का दिन जो है, इसके लिए तो अहम दिन है। इस दिन हर फौज, हर आर्मी उनको याद करते हैं और हम भी अपने दिलों में उनको हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे। कारगिल में बर्फीले पहाड़ों की चोटियां शत्रु घात लगाए बैठा था। लगभग 1800 फुट ऊपर पहाड़ियों में छिपा दुश्मन भारतीय जाबाजों को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जाबाज सिपाही प्राणों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। अपनी बहादुरी का परचम दिखाते हुए दुश्मनों की पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। कारगिल पर फतेह हासिल कर दुनिया को संदेश दिया कि हमसे टकराने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। साल 1999 के उस रण में कई जाबाज शहीद हुए। उन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुश्मनी दुष्टों का स्वभाव होता है, वो उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन आज आपके और मेरे बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपके सामने वो योद्धाओं को ला रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। हमारी 3 सेनाएं, थल सेना जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, नौ सेना जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन तलवार, वायु सेना जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर, इन्हीं 3 सेवाओं से जुड़े वो योद्धा आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कैप्टन डीके शर्मा, आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर डीपी सिंह, आपके टीवी स्क्रीन पर परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। सबसे पहला सवाल कैप्टन डीके शर्मा साहब, ऑपरेशन तलवार, इस विजय में तलवार की धार ने क्या कहानी रची, इस समय लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुनना चाहेंगे। देश का सवाल का मंच आज आपके नाम। ओके, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं ऑल ये जो शहीद हुए थे हमारे ब्रदर्स इन आर्म्स, जो हमारे आर्मी वाले, जिन्होंने बहुत ही रचनात्मक तरीके से जो जीत प्राप्त की थी। तो जैसे आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि शायद वो जो घुसपैठिए थे वो ऊपर थे, बट हमने नीचे से ऊपर जाके वो जीत हासिल की। हमारा हौसला शायद उनसे ऊंचा था। अब बात करता हूं मैं इंडियन नेवी की। उस समय जो सुर्खियों में थे वो थे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि वो लड़ रहे थे वो। और ये भी एक आपका शेयर करना बहुत जरूरी है। दैट वाज द फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर ऑफ इंडिया 1999 में। ये पहली वॉर थी, पहली ऐसी जंग थी जो कि आप अपने ड्राइंग रूम्स में देख रहे थे टीवी के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन नेवी तो समुद्रों में काम कर रही थी, मतलब हम अरेबियन सी में थे। तो बड़े संक्षिप्त रूप में आपको मैं बताता हूं कि इंडियन नेवी का जो वो फ्लीट्स हैं, एक तो वेस्टर्न फ्लीट है जो बॉम्बे में थी, पूरी डिप्लॉयड थी, और प्लानर्स ने, गवर्नमेंट ने ईस्टर्न फ्लीट को भी हुक्म दिए थे। और मैं उस वक्त ईस्टर्न फ्लीट में एक डिस्ट्रॉयर में कार्यरत था, नेविगेटिंग ऑफिसर था उसका। और हम अपना वॉरशिप INS राणा, फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर था INS राणा, उसको लेके हम बॉम्बे आए थे और हम डिप्लॉय हुए। तो ये तो हो गया जैसे फोर्स एक्यूमुलेशन की थी। और इसके दौरान ये हमने सब मई से प्लान शुरू हो गए थे और ये डिप्लॉयमेंट जून में हो गई थी और हम पहुंच गए थे। और हमने एक पूरा पाकिस्तान का मकरान कोस्ट, उसको पूरा घेराबंदी कर दिया था। और इतना प्रेशर आ गया था उनके पास कि उनके प्राइम मिनिस्टर, जो कि कुछ महीनों पहले वाजपेयी साहब के साथ बातें कर रहे थे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बातें कर रहे थे, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और पीछे से उन्होंने छुरा घोंपा था हमारे यहाँ। और क्योंकि इनके जो पहले हमारे पास खबर आई कि मुजाहिदीन हैं, बट वो रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी थी जो कि हाइट्स पे आ गई थी कारगिल में। तो जब हमारी नेवी ने पूरा घेरा डाला, अराउंड 30 शिप्स थे, तो उसके बाद उनको इतना डर लग गया कि उनको ये पता लग गया कि उनके पास फ्यूल की कमी हो जाएगी।
जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और वो भागते भागते गए यूएस के पास, प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास गए कि कुछ भी कीजिए और इस वॉर का इसका हल निकालिए और खत्म कीजिए। तो जो इंडियन नेवी का रोल था वो साइलेंटली हमने इतना दबाव डाल दिया था कि उनको चोक करने की पूरी प्लानिंग हो गई थी और ये हो जाता हालत कि पूरे पाकिस्तान में फ्यूल ना हो, खाना पीना ना होता, क्योंकि जो भी वो इंपोर्ट्स कर रहे थे उस पे सब पे हमारी नजर थी और उनको ये शक था कि ये बुरी तरह से हमें चोक कर देंगे। ये रोल था कैप्टन साहब, वो कहानी आपकी जुबानी, आप INS राणा के आप नेविगेटर थे, मेरे साथ मेजर DP सिंह साहब, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। केवल आवाज बंद होगी जी, जयकारा सुन रही। आ गया। DP सिंह साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अब आई है आवाज। जी DP सिंह साहब, मैंने ये कहा अभी हाल ही में जब LAC पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो एक ही नारा गूंजा था, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिख पलटन का नारा है। ऐसे ही हर एक पलटन, इंडियन आर्मी की हर एक पलटन का कोई ना कोई ऐसे ही नारा है। जैसे मैं डोगरा रेजिमेंट में बिलोंग करता हूं, जिसमें ज्वाला माता की जय का नारा लगता है। और इन सब नारों के पीछे आप देखिए एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो सैनिक हैं वो सैनिक कुछ बंधनों से बंधे हुए हैं, कुछ ट्रेडिशन से बने हुए हैं, कुछ सिस्टम से बंधे हुए हैं, जिसके बेसिस पे उनमें इतना जुनून आता है कि वो अपने आप तक को निशावर कर देते हैं। और वो सिस्टम्स जो ट्रेडिशंस हैं, उन सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में ये जो वॉर क्राइज हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। देखने में आपको लगता है कि ये एक तरीके से अलग अलग रिलीजन्स की रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है, या राजरिफ के अंदर मुस्लिम कंपनी भी होती हैं, जाकरिफ के अंदर भी मुस्लिम कंपनी होती हैं। ये देखने में लगता है कि कितने प्रकार का अलग अलग रिलीजन्स के साथ डिवाइड किया हुआ है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इंडियन आर्म फोर्सेस की, कि अलग अलग भिन्न भिन्न रंग होने के बावजूद भी भारतीयता को वो सबसे बड़ा महत्व देते हैं। क्योंकि उनके लिए वो जो चटवुड का नारा है, सबसे पहले देश आता है। जब लड़ाई में लड़ रहे होते हैं तब उनकी ट्रेडिशंस जो हैं, उनकी जो हिस्ट्री है अलग अलग रेजिमेंट्स की, उस रेजिमेंट्स की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, उस रिस्पेक्ट के लिए, उस इज्जत के लिए, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए, उन ट्रेडिशंस के सम्मान को बरकरार रखने के लिए ये चीजों को फॉलो करते हैं। और क्योंकि कनेक्ट उनका उनके रूट्स के साथ होता है, देखिए कितना ही अच्छा एक तरीके से मेल मिलाप है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ट्रेडिशंस का और भारतीय रेजिमेंट्स का। उनका जो मिलाप होता है उनकी रूट से होता है और उनकी रूट से उनको वो शक्ति मिलती है। इसीलिए हर रेजिमेंट का नारा उनकी रूट से जुड़ा हुआ है। और वो अपने अपने मेजर DP सिंह साहब, आपसे और भी कहानियां सुननी है पराक्रम की, शौर्य की, बलिदान की। मेरे साथ परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह भी हैं, परमवीर चक्र। ये वो सम्मान है जो सैन्य सेवा से जुड़े लोगों को भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, यानी कि ये पदक, ये चक्र, ये शत्रु के सामने अदम्य साहस का परिचय देना, प्रदर्शन करना उस व्यक्ति को दिया जाता है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह साहब, याद है 17 गोलियां आपने अपने सीने पर, अपने बदन पर लेकर मां भारती की आपने आखिर तक सेवा की। और आज हम वो समय अगर याद करें, आपके 15 दिन हुए थे, आप नवविवाहित थे, जब आपको ऑर्डर आए थे, मार्चिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। हम चाहेंगे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, वो कहानी आपकी जुबानी मंच आपका। सबसे पहले मैं अपने उन वीर सपूतों को, सूरवीरों को, साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस भारत माँ की आन बान और शान और इस तिरंगे को
हमेशा आसमान तक पहुंचाया, उसको जिंदा रखा। उन तमाम वीरों को, उनके परिवारों को नमन है, श्रद्धांजलि है। और हाँ, ये जब ये कारगिल शुरू हुआ था तो उस समय शादी करके ही मैं वापस लौटा था। 20 दिन की जो है छुट्टी आया था और 20 मई को मैं वापस पहुंच गया था। उस समय मेरी बटालियन द्रास सेक्टर में थी। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी और उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त हुई। तोलोलिंग पहाड़ी नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। उस नेशनल हाईवे को वहां से खोला गया ताकि हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे की तरफ जा सके। इतनी सब कुछ भारी कैजुअलिटी हो जाने के बावजूद, इतना मेंटली प्रेशर बन जाने के बावजूद भी बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने एक और नया टास्क टाइगर हिल का लिया। और ये टाइगर हिल का टास्क हमारी बटालियन के लिए और सेना के लिए सबसे बहुत अहम महत्वपूर्ण टास्क था, क्योंकि टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जो कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी और बर्फीले तूफान थे, दुश्मन की भारी गोलाबारी थी। इस सब के बावजूद हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर चढ़ कर के, जहां दुश्मन भारी जो मजबूती के साथ में बंकर्स में बैठा हुआ था, उन्हीं बंकर्स को कब्रिस्तान बनाया है। मुझे याद है कि जब हमारी जो घातक प्लेटून को ये टास्क मिला कि सबसे पहले घातक प्लेटून टाइगर हिल टॉप के ऊपर जाकर के हमला करेगी, तो घातक प्लेटून के टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर एक अच्छी प्लानिंग किया। उस प्लानिंग के तहत हमें 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। 2 जुलाई की रात को हमने चढ़ना शुरू किया, तो 2 रात और 1 दिन, क्योंकि दिन भर चलते थे, रात भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। तो 2 रात और 1 दिन चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने दृश्यता है। आज 21 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस के, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो शायद 21, मुझे तो ऐसा आभास हुआ कि शायद वो कल की ही बात है। कल ही मैं उनके साथ में लड़ रहा था, क्योंकि उनकी साथियों की जो यादें पल पल हृदय के अंदर याद आती रहती हैं, छपी रहती हैं। जी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी की आप कहानी उनकी जुबानी सुन रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आपका जोश, जज्बा और जुनून मुझे ऐसा लगता है कि भारत में युवकों में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। आप सबों को सुनकर मां भारती के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी हैं और मेरे साथ एक खास मेहमान पूर्व ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर ए मांडूखोत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आप लोगों की कहानियां सुन रहे हैं। आज 21 साल बाद हम विजय दिवस इस जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, विजय के गीत गाए जा, सदियों तक ये विजय गाथा गाई जाएगी। मांडूखोट साहब। जय हिंद। I am Group Captain Ashwini Mandakot. I am proud to be here, and I am also a Kargil veteran. I retired from the Air Force after having served the Air Force for some 27 odd years. मांडूखोट It was indeed a pleasure, जानना great pleasure to चाहेंगे be here. ऑपरेशन And, सफेद सागर as, जो था। आशीष, अगर आप मांडूखोट साहब से कुछ पूछे तो। मांडूखोट आशीष दिस साइड, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस तरह से आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ उस समय पे, और साथ ही साथ एयरफोर्स का जो रोल था ऑपरेशन सफेद सागर के तहत, वो किस तरह से काम किया कारगिल विजय में? Sir, the Air Force gradually started getting the inputs about
the difficulties that the army was facing sometime in the month of April as well as in the month of May. So the frontline squadrons were activated in the month of May. I remember we were posted at Adampur, and we moved as a part of the Wolfpack 9th Squadron, and we moved to Srinagar. And at Srinagar, it is already a war-like atmosphere. All the base and the bases around were already active. The army was already at the front, and they were already fighting it out. So after having ferried the aeroplanes on the 18th of May, we carried out our first attack on the 26th of May on the Tiger Hill bunkers. We carried out rocket attacks on the Tiger Hill bunkers. In the meantime, the complete Air Force paraphernalia that was required for carrying out such operations had started moving and had been put in place. Initially, we were carrying out dive attacks, and we carrying out rocket attacks on these bunkers. And on the 27th, we subsequently graduated to bombs also. The basic aim was to help out our brave Jawans and the army land formations, the land fighting forces with close air support attacks. So close air support are attacks that are carried out by fighter or helicopter aircraft to help out the army on the ground forces. The basic intent is to destroy the enemy, the bunkers, the enemy installations. Other than that, भारतीय वायुसेना इंडियन वायुसेना ने जो टास्क था, जो डोमेन एक्सपर्टी थी, उसे बखूबी निभाया। और आज वही वजह है जिस वजह से हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। और ये एक पहला उदाहरण था मनीष जी कि जिस तरह से सर्विसेज के बीच में इंटीग्रेशन, सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन, जो कि अब भी हम देख रहे हैं एलएसी पर काफी ज्यादा है। नेवी ने भी अपना बहुत अहम रोल किया, आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने भी। जी कैप्टन डीके शर्मा, आमतौर पर जब बात आती है कि युद्ध में केवल दो ही बातें सामने आती हैं, थल सेना और वायु सेना, लेकिन आपकी तलवार किस तरह से काम कर रही थी, अगर संक्षेप में आप बता दें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लाखों करोड़ों दर्शक आपकी एक एक बातों को दिल लगा के और कान लगा के सुन रहा है। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इंडियन नेवी पूरी की पूरी इतनी जबरदस्त और इतनी स्विफ्टली, इतनी तेजी से डिप्लॉय हुई थी कि आप अगर हमारे उस टाइम के एडमिरल सुशील कुमार, रिटायर्ड नाउ ही इज नो मोर, उनकी बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा भी था कि इंडियन नेवी ने इतनी स्विफ्टली मूवमेंट की थी कि पूरे के पूरे नॉर्थ अरेबियन सी में, अरब की खाड़ी में, जो कि पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान का शोर लगता है, पूरा मकरान पोस्ट बोलते हैं उसको, वहां पर हमारी सबमरीन्स की पूरी डिप्लॉयमेंट हो गई थी। और सारे के सारे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स जो थे, ऑल द डिस्ट्रॉयर्स एंड द फ्रिगेट्स, एक्सेप्ट विराट जो था हमारा, तब वो रीफिट में था, तो उसका जो एयर एलिमेंट था वो भी शिफ्ट हो गया था गुजरात में। तो आप देखिए कि पूरा प्रेशर लाए थे। बट यस, वॉर कहीं और हो रही थी, बट ये जो यहाँ से प्रेशर बना था और जो सबसे बड़ा खतरा उनको पड़ा था, इनकी जो फ्यूल लाइंस बंद हो जाएंगी तो इनके लिए, देश को चलाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए फ्यूल कहां से आएगा, तो इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और जब इनकी ये रिक्वायरमेंट 10 दिन से घट के 6 दिन रह गई, तो तब इन्होंने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक फोर्स को खोला और जाके गिड़गिड़ाए टू द वेरी वेरी पावरफुल कंट्रीज कि कुछ समाधान निकालिए इसका। जी कैप्टन साहब हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र जी, इस समय हम आपसे सुनना चाहेंगे एक ऐसा दृष्टांत, एक आपके मन की ऐसी कहानी जो आज भी आपको रोमांचित कर देती है, वो सोचकर केवल ये कि आप लोगों का जज्बा, एक एक भारत का सिपाही जब एक एक जय हिंद के नारे के साथ कदम आगे बढ़ा रहा था, तो उस समय क्या माहौल था? बस एक ही सोच थी कि अपने उस दिए हुए टास्क को किसी भी हाल में पूरा करना है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अपनी टीम को लीड करता हुआ पहाड़ी की 90 डिग्री की चट्टान के ऊपर चल रहे थे, तभी दुश्मन ने फायरिंग खोल दिया
और दोनों तरफ से इतना जबरदस्त फायरिंग हुआ कि हमारी टीम का रास्ता कटअप हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस था। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध गोलाबारी किया और उसमें बैठे हुए पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। तो वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट है और एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। लेकिन हमने ये सोचा कि मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हमने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और उनके बंकर से उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका। 5 घंटे तक हम लगातार उनसे वहां पर लड़ते रहे। तो पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट नहीं था। नीचे वाली टीम से अम्नेशन भी जो है फेंकवाया गया, तो अम्नेशन भी 2 कदम दूर पड़ा हुआ है, लेकिन इतने मजबूर थे कि हम उस अम्नेशन को उठा नहीं सकते हैं। फिर हमने रणनीति बनाई कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को कैसे मार सकते हैं। जब वो पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी हम उनको ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं। तो जब दुश्मन की आर्टिलरी उनके बोटर्स ने फायर किया तो हमने अपना फायर स्टॉप कर दिया ताकि उनको चकमा दिया जा सके और वो बाहर निकल करके आए। तो जैसे हमने फायर बंद किया 20-25 मिनट तक जब फायर नहीं हुआ तो उनको लगा कि यार ये तो मर गए या इनका अम्नेशन खत्म हो गया। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके बाहर आए। तो हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास बैठे हुए थे, आपस में कोऑर्डिनेशन था, एक साथ फायर किया। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत की नींद सुला दिया। फिर उन्हीं का अम्नेशन, उन्हीं का वेपन लेकर के फिर उनके ऊपर फायर खोलने लगे। तो विद इन 30 मिनट पाकिस्तान के दोबारा से 40 से 35 से 40 पाकिस्तान के सैनिकों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे तमाम वेपन का उसने इस्तेमाल किया और अंधाधुंध किया। फिर इसी धीरे धीरे वो नजदीक आते रहे और फिर हमारी हैंड टू हैंड फाइट हुई, हैंड टू हैंड फाइट। और उस हैंड टू हैंड फाइट के अंदर मैंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने पल पल उनको शहादत होते हुए देखा है। वो मंजर मैं जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं। बड़ा दर्दनाक और दुखद लम्हा रहा होगा। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की जुबानी आप उस चोटी की कहानी सुन रहे थे। जी हां, लहू का कतरा कतरा तेरे लिए मां भारती, जय हिंद की सेना। अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। देश का सवाल, जी हां, आज 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। उस वर्षगांठ को मनाने के लिए आज हमारे साथ उस दौर में जिन्होंने आज ये आपको और हमको मौका दिया है सुरक्षित जीवन का, ऐसे वो लोग आज देश का सवाल में वो उस वक्त की कहानी अपनी जुबानी बताने के लिए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाना पहचाना चेहरा जो कि करगिल युद्ध के दौरान सबसे अहम भूमिका में थे, कोई और नहीं, थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह। जनरल साहब, जय हिंद की सेना। देश का सवाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आपको आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। जनरल साहब, आपको आज के दिन की बधाई। और आज हम सुनना चाहेंगे वो पल जब आप अहम भूमिका में थल सेना के साथ वायुसेना, नौसेना का एक समन्वय बनाकर आगे बढ़ रहे थे। जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी और जो जीत हमने हासिल की उसके लिए हमने काफी बलिदान दिया। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आपका उत्तर देने के लिए, मैं जो हमारे वीर जिन्होंने वीर गति पाई, 527 हमारे ऑफिसर्स, जेसीओ एनसीओ जवान, उनको मैं सलाम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। और आपके जितने इस वक्त आपके देख रहे हैं चैनल को, उनको आज के दिन की बधाई देता हूं कि आज हमने एक ऐसी विक्ट्री हासिल की जिसने कि जो देश का रुतबा था उसे पूरे रीजन के अंदर, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उसे बढ़ाया। तो ये एक बड़ी कठिन लड़ाई थी क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर थी और इसके अंदर
दुश्मन जो था वो ऊंची चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था और पहाड़ी इलाके के अंदर जब हम लड़ाई करते हैं तो नीचे से ऊपर जाना, अगर ऊपर से पत्थर भी दुश्मन फेंकता है तो वो भी एक किस्म की गोली के मुताबिक काम करता है। तो उन हालात के अंदर ऊपर जाना, दुश्मन की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए जो चोटियां थी उन पे कब्जा करना एक बहुत ही अहमियत रखने वाली बात थी। और जैसे आपने बात की, उसके साथ में हमारी जो दो सिस्टर सर्विसेज थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये कार्रवाई की थी। एयरफोर्स जंगे मैदान के अंदर लगी हुई थी, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई, जिसके अंदर उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया और दुश्मन को वहां से खदेड़ा। और उसके बाद में इन्फेंट्री जो हमारी साथ में थी, जो कि एक ऑपरेशन की एक तरतीब होती है जहां पे फायर पावर पहले इस्तेमाल किया जाता है, एयर पावर भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्फेंट्री जाके उसको कैप्चर करती है, वो हमने उसके अंदर दिखाया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑपरेशन था। ठीक है, हमने बलिदान बहुत दिया, 527 हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारे ऑफिसर जैसे से जवान। लेकिन हमने एक जो वॉर हिस्ट्री है पूरी दुनिया की, उसके अंदर अपना गोल्डन लेटर्स के अंदर हमने लिख दिया कि भारतीय सेना क्या है। जी जनरल साहब, उस समय आप अहम भूमिका में थे और अहम भूमिका मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर थी। जनरल साहब, ऐसा कोई आपको लम्हा अगर याद हो जो आप चाहते हैं कि इस समय देश सुने, लाखों करोड़ों लोग इस समय आपकी वीर गाथा, हमारी तीनों सेनाओं की वीर गाथा आपकी जुबानी सुन रहा है, जनरल विक्रम सिंह? हाँ जी, आपने ठीक फरमाया। मैं उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस में था और मैं आर्मी स्पोक्स पर्सन था, जो कि हर शाम 4 बजे, 4:30 बजे जो मीडिया है उसकी ब्रीफिंग करता था। मेरे साथ में एयरफोर्स के भी ऑफिसर थे, ग्रुप कैप्टन, जो मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ में हम दोनों ब्रीफिंग करते थे लड़ाई किस प्रकार से जा रही है। तो जैसे आपने पूछा, ये एक जो टाइम था, एक जो वक्त था उस मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, उस वक्त मेरा, और मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे इसके लिए चुना गया था आर्मी स्पोक्समैन के काम के लिए। तो मुझे याद है कि वो हर दिन, हर पहलू जो था वो एक खुशी भी लाता था, गम भी लाता था। खुशी तब आती थी जब इंफॉर्मेशन आती थी 15 कोर से या नॉर्दर्न कमांड से कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया है, उनको दोबारा कैप्चर कर लिया है, तो बहुत खुशी होती थी। और गम भी होता था जब पता चलता है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे साथ जिन्होंने जिंदगी बिताई है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग होती थी। और मुझे याद है ये हर दिन जो है कि किस प्रकार से निकलता था। सुबह से लेकर रात को 12-12 बजे तक हम बैठे रहते थे और ऑपरेशंस को मॉनिटर करते रहते थे। तो ये एक बहुत मेरे लिए खास तौर पे एक ऐसा यादगार एक वो टाइम था जो कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी जनरल साहब, एलओसी से निकलकर अब हम मौजूदा हाल में चलते हैं। आपका इतना बड़ा, इतना लंबा अनुभव रहा है जनरल साहब। इस समय जो एलएसी पर हालात हैं, सैन्य स्तर की बातचीत होती है, बातचीत के दौर चलते रहे, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है जनरल साहब, लेकिन ये चीन इतना ढीठ है, इतना धोखेबाज, फरेब और फरेब के साथ साथ दगाबाज है, इसका इतिहास रहा है। आखिर इस समय क्या किया जाना चाहिए जनरल साहब? देखिए, जो हमारी रणनीति है उसे हमने 2 लेवल्स के ऊपर देखना है। एक तो जो है वो है शॉर्ट टर्म हमारी रणनीति, स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर कि हमने जो चीन जो अंदर आया हुआ है, जिस प्रकार से अभी हमारा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उसके तहत उसे वहां से वापस करना। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो हम जानते हैं वो क्या हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो रणभूमि है इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, जिस प्रकार से कॉम्बैट पावर को बढ़ाया जा रहा है, हम दर्शा रहे हैं हमारा जो बल है, हमारे एयरफोर्स का, हमारे आर्मी का, वो हमने दर्शाया है। और जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस हैं, उसके तहत हमने मैसेज दे दिया है। तो ये पहला तो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर ये बात है कि हमने किस प्रकार से शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर स्टेटस को एंटी, जो कि हालात 5 मई से या 30 अप्रैल से पहले थे, जहां चीन था, उसको वापस वहां जाना है। और जब इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बताया है कि हमारे देश में उसका 1 इंच का इलाका भी कोई नहीं ले सकता, तो यकीनन ये कार्रवाई होगी और आप देखेंगे कि चीन वापस जाता है अपनी जगह पे।
दूसरा हमारी जो आप कह रहे हैं रणनीति ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, विश्वासघात किया है। आप जानते हैं कि जो दोनों प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके बीच में बहुत ही अच्छा भाईचारा, एक अच्छी इनके बीच में बॉनहोमी और अंडरस्टैंडिंग थी, एक दोस्ती थी। और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर भी हमारी एक्सरसाइज होती रही है। जब मैं चीफ था, मुझे याद है कि हमने एक्सरसाइज की थी चीन के साथ में। मैं खुद चीन में गया था जब मैं प्रधानमंत्री जी ने खास मुझे बोला था, मेरे रिटायर होने से पहले मैं जुलाई पिछले 2014 में मैं चीन गया था, और जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनके आदेश के ऊपर। और मुझे याद है कि एक अच्छा भाईचारा, एक अच्छी हमारे उनके साथ संबंध थे। जनरल साहब, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है और आपसे मैं वो जवाब, आखिर देशवासियों के लिए आपका आज के दिन क्या संदेश है जनरल विक्रम सिंह? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिस प्रकार से आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आपने शहीदों को जो आज श्रद्धांजलि अर्पित की है, और आपने जो वीर सैनिक हैं हमारे, जो परमवीर चक्र के विजेता हैं, उन्हें बुलाया हुआ था, मैं देख रहा था। ये बहुत बेहतरीन चीज है और मुझे अच्छा लगा, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक कविता है जगदम्बा मिश्रा जी की, जगदम्बे प्रसाद मिश्रा जी की, जिसका एक मुखड़ा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो हर साल हम ये मनाते हैं 26 जुलाई को। मेरा अगर एक मैसेज आप पास करना चाहते हैं, और आपके जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हर साल हम छुट्टियां मनाते हैं। कोई यूरोप जाता है, अब तो पेंडेमिक है, अब नहीं जा सकते हैं कोरोना वायरस के कारण, लेकिन जब माहौल ठीक होगा, हम कोई म्यांमार जाता है, कोई यूरोप जाता है। मैं कहूंगा आप छुट्टी के अंदर एक दिन निकालिए, एक जो दूर कहीं एक गांव के अंदर एक वीर नारी है, उसे जाके मिलिए, उसे जाके सलाम करिए। ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक जो सहानुभूति है, जो एक कमिटमेंट है, जो हमारी वीर नारियां हैं जिनके हस्बैंड ने अपनी बलिदान दे दिया देश के लिए, उनको सलाम करना निहायत जरूरी है। हर साल हर देशवासी को जाना चाहिए ढूंढ के कहां पे ये वीर नारियां हैं, इनका नाम नंबर कहां पे है, गांव का पता चल जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर से, और ये कार्रवाई हमें करते रहना चाहिए। जी जनरल साहब, इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज के साथ देश का सवाल की टीम वीर गति को प्राप्त हुए वो तमाम सैनिक और वीर नारी और उनके परिवारों को हाथ जोड़कर नमन करता है। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन जहां हमारा। देश का सवाल में मेरे साथ आज तमाम मेहमान, जनरल विक्रम सिंह, परमवीर विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह, मेजर डीपी सिंह, हमारे साथ कैप्टन डीके शर्मा, मेरे सहयोगी आशीष सिंह और ग्रुप कैप्टन ए मानखोट साहब जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है सुर्खियों का।